गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और जो ये महामारी कोरोना काल चल रहा है, इसमें अपने आप को, अपने परिवार को और अपने आस पड़ोस को, सभी को निर्देशों का पालन करते हुए सुरक्षित रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई यूनिट लेकर पुनः उपस्थित हैं। आज हम अध्ययन करेंगे जो हमारा चैप्टर चल रहा है, थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, स्फीति के सिद्धांत के अंतर्गत हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए हमें अलग अलग साधनों की आवश्यकता होगी। जैसे कि पहले तो हमें उन कारणों को ढूंढना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन किन कारणों से है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है। यदि मांग जन्य स्फीति है सॉरी, तो हमें ऐसे तत्वों को ढूंढना पड़ेगा जिनसे कि हम डिमांड को कंट्रोल कर सकें, मांग को कम कर सकें। यदि लागत जन्य स्फीति है तो मजदूरी की दरों में, कच्चे माल की कीमतों में, और जो कीमत बढ़ने का एक उत्चक्र शुरू होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें मजदूरी की दर बढ़ने से रोकनी होगी। कच्चे जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कीमतें को कंट्रोल करना होगा। और बहुत सारे फैक्टर हैं, राशनिंग करना पड़ेगा। तो कारण क्या है? महत्वपूर्ण ये है, यदि दोनों का ही है तो जैसे कि मिश्रित है डिमांड पुल और कॉस्ट पुश के द्वारा, तो दोनों ही फैक्टर पर प्रभावी नियंत्रण करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए विकसित देशों में और विकासशील देशों में अलग अलग मेजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि विकसित देशों में और विकासशील देशों की इकोनॉमी में अलग अलग संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए हम जो आज के इस अध्ययन में विशेष ध्यान रखेंगे, वो रखेंगे विकासशील देशों में स्फीति रोकने के उपाय। इसको हम विशेष तौर से 3 या 4 फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। कुछ मॉनेटरी मेजर्स होते हैं, मौद्रिक उपाय होते हैं। कुछ फिस्कल मेजर्स होते हैं, उन्हें हम राजकोषीय उपाय बोलते हैं। अदर मेजर्स, अन्य उपायों में भौतिक उपाय हो सकते हैं हमारे, या पूर्ति में वृद्धि, वो सभी अन्य मेजर्स में आ जाएंगे। तो हम विकासशील देशों को ध्यान में रखते हुए स्फीति को रोकने के जो महत्वपूर्ण मेजर्स हैं उनको ध्यान में रखेंगे। विकासशील देशों में प्रमुखतः स्फीति मांग जन्य, लागत जन्य या संरचनात्मक कारणों से हो सकती है, जो मांग और पूर्ति की शक्तियों को प्रभावित करती है। स्फीति को नियंत्रण करने के लिए ऐसे देशों में सरकार अनेकों मौद्रिक, राजकोषीय और भौतिक उपाय अपनाती है, ताकि वस्तुओं की मांग को रोका जा सके और उनकी पूर्ति को बढ़ाया जा सके। यदि हम पहले देखें मॉनेटरी मेजर्स, इसमें थोड़े से जो पीपीटी की ये स्लाइड है, इसमें थोड़े कम मेजर्स दिए हुए हैं, मैं थोड़ा सा और वाइड लेके चलूंगा। इसमें क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, न्यू करेंसी इशू कर सकती है आरबीआई। तो मौद्रिक उपायों के अंतर्गत विकासशील देश में केंद्रीय बैंक नियंत्रित मुद्रा विस्तार नीति अपनाता है, जिसके अनुसार
जब अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी दबाव प्रकट होते हैं तो तरलता को अत्यधिक बढ़ने से रोकना, और दूसरा उत्पादन को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए साख प्रवाह नियमित करना। तो एक तो मांग पक्ष को रोकना है, एक पूर्ति पक्ष को रोकना है। मांग पक्ष को रोकने के लिए क्या है कि आरबीआई या किसी सेंट्रल बैंक स्फीतिकारी दबाव प्रकट होते ही क्या करेंगे, एक तो तरलता को अत्यधिक रोकने से रोकेंगे कि तरलता अत्यधिक ना बढ़े। दूसरा, उत्पादन को प्रेरणा और प्रोत्साहन देने के लिए साख का प्रवाह नियमित की, जिससे कि उत्पादन तेजी से बढ़े। तो मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों को कंट्रोल किया जाएगा। स्फीतिकारी दबाव को रोकने के लिए केंद्रीय बैंक अनेक चरणों में नकदी रिजर्व अनुपात, जिसे हम CRR कैश रिजर्व रेशो कहते हैं, उसमें वृद्धि करेंगे। साथ ही इस बात का CRR को बढ़ा देंगे, उसमें वृद्धि करेंगे। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि उत्पादक क्रियाओं का विस्तार करने में साख की पूर्ति बाधा न बने। उत्पादन क्रियाओं का विस्तार हो, साख उसके लिए प्राप्त होती रहे, और चुने हुए क्षेत्रों में अधिक साख उपलब्ध कराकर इसे प्रेरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बैंक दर को समुचित बढ़ाना, साथ ही जो मॉनेटरी मेजर्स हैं हमारे, खुले बाजार के प्रचलों द्वारा प्रतिभूतियों को बेचना भी केंद्रीय बैंक स्फीति रोकने के लिए अपनाता है। लेकिन एक विकासशील अर्थव्यवस्था में ये दोनों उपाय स्फीति को रोकने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? इसके लिए एक तो ये है कि बैंकों के पास तरलता का काफ़ी पाया जाना है, और व्यापारी वर्ग का अधिक ब्याज दरें पर कर्जे लेने की अधिक इच्छा का होना है, क्योंकि बैंकों द्वारा ली गई ब्याज दर मार्केट ब्याज दर से कम होती है। दूसरा एक कारण हो सकता है कि प्रतिभूतियों के अभाव में खुले बाजार प्रचलन का बैंकिंग प्रणाली पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जो विकासशील देश हैं, जैसे कि इंडिया है, उसमें ऐसे चयनात्मक साख नीति को अपनाना चाहिए स्फीति को रोकने के लिए। मतलब चयनात्मक साख नियंत्रण नीति अपनानी चाहिए, जैसे कि विशेष वर्ग के लिए अग्रिम राशियों पर ब्याज की दर को कम रखना, जैसे परचून व्यापार के लिए दाल हैं, तेल बीज हैं, वसूली के लिए अनुसूचित जाति, कबीलों, उद्यमियों, छोटे भूमिहीन किसानों, अपना रोजगार करने वाले कामकाजी या रोजगार करने वाली औरतों को ऋण देना, जिससे क्या होगा, उत्पादन बढ़े, क्रेडिट कंट्रोल की बहुत सारी विधि अपनाने के लिए उत्पादन बढ़े। ऐसी करेगी, चयनात्मक साख नियंत्रण की नीति को अपनाता है। और यदि बहुत ही अधिक अतिस्फीति है तो क्या करेंगे, जैसे इसमें भी दे रखा है इश्यू ऑफ न्यू करेंसी। जैसे कुछ दिन पहले बड़े 1000 के नोट और 500 के नोट बंद करके उनकी बजाय 500 के 2000 के नोट जारी किए गए थे, तो नई करेंसी जारी कर सकती है पुरानी करेंसी को। जब काले धन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, मुद्रा की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तो काला धन जो है वो वैसे ही खर्च किया जाता है, आवश्यक वस्तुओं पर नहीं, विलासिता की वस्तु पर किया जाता है, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ता है, अतिस्फीति आती है। तो उसके लिए आरबीआई न्यू करेंसी जारी कर सकता है। तो ये आपके मॉनेटरी मेजर्स रहे, मौद्रिक उपाय रहे। इसके बाद फिस्कल मेजर्स में जैसे कि रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को रोक सकती है, टैक्सेशन के द्वारा रोक सकती है, इंक्रीज इन टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, इंक्रीज इन सेविंग्स, ऐसी योजना कर सकती है कि सेविंग पर अधिक ब्याज दर मिले, पब्लिक डेट, ये जो है अगर इनको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि एक विकासशील देश में स्फीति को रोकने के लिए सरकार अनेक राजकोषीय उपाय अपनाती है, जैसे कि हमने अभी ये देखा। इसमें क्या है, एक और तो विविध वस्तुओं के उत्पादन को प्रेरित करती है जिससे कि उत्पादन बढ़े, और दूसरी ओर मांग को कम करने के लिए व्यय घटाती है, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर कम करती है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को राजकोषीय समर्थन प्राप्त प्रदान करने के लिए सरकार अपने वार्षिक बजटों में समय समय पर केंद्रीय उत्पादन शुल्क व राहत प्रदान करती है। कुछ आवश्यक उपकरणों, उपस्करों, मशीनों पर आयात करों में, जिससे कि ऐसी मशीनें या हमारे मशीनरी है, टेक्नोलॉजी है,
जिससे अल्पकाल में उत्पादन में वृद्धि की जा सके। अब वस्तुओं की पूर्ति बढ़ेगी, मांग की कम होगी, तो इन्फ्लेशन पर चेक लगेगा। आयात करों में इस प्रकार की छूट दी जा सकती है जिससे कि कच्चे माल, उपकरणों या मशीनरी पर दी जाती है, जिससे आयात स्थानापन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, इसी तरह राजकोषीय नीति के अंतर्गत स्फीति रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय आयकर, कंपनी कर, संपदा कर आदि का युक्तिकरण है, जिसके लिए सरकार को अनावश्यक व्यय को नियंत्रित करती है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को नियंत्रित करना। इसमें क्या है कि जिससे बचत व निवेश प्रोत्साहित हो। छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक बचत योजना चालू करना तथा दीर्घकालीन बचतों पर अधिक ब्याज देना, बचतों पर आयकर में राहत देना, ऐसा गवर्नमेंट शामिल कर सकती है, जिससे स्फीति पर चेक लगेगा। इसी प्रकार से स्फीति को रोकने के लिए राजकोषीय उपाय जैसे पब्लिक डेट, ऋण प्रबंधन है। जिन लोगों के पास अधिक धन है और उसका व्यर्थ व्यय रोकने के लिए सरकार और सरकारी उपक्रम एवं उद्योग दीर्घकालीन ऋण या ऋण पत्र जारी करते हैं, जिन पर ब्याज या तो कर मुक्त होता है या कुछ सीमा तक कर छूट युक्त होता है। मतलब ऐसे बॉन्ड जारी कर सकती है जिससे कि पब्लिक डेट के अंतर्गत, पब्लिक डेट कहते हैं कि सरकार जो ऋण लेती है लोगों से, अर्थव्यवस्था में से ऋण लेती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा क्या होगा, चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी और मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, तो जो अति मांग है, वस्तुओं सेवाओं की अति मांग है, वो कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन पर चेक लगेगा। इसी प्रकार से सरकार स्वयं भी अपने व्यय को नियंत्रित कर सकती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जो समाज की कल्याणकारी योजनाओं पर है, उसको कर सकती है, इससे भी स्फीति रुकेगी। और सरकार की वस्तुओं सेवाओं के लिए जहां मांग अत्यधिक है, उनको छोड़कर जो और फालतू खर्च सरकार करती है, उनको रोक सकती है। या दीर्घकालीन योजनाओं को पर सरकार अपना जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है या सार्वजनिक व्यय है या समाज की कल्याणकारी योजना, दीर्घ कल्याणकारी योजना है, उनको रोककर ऐसी अल्पकालीन योजनाओं पर करती है जिससे कि उत्पादन अल्पकाल में बढ़े, जिससे वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति में क्या होगा, वृद्धि होगी। अर्थात यदि सरकार ऐसी योजनाओं में सार्वजनिक व्यय करेगी जिससे कि उत्पादन अति अल्पकाल में वृद्धि की जा सके, ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी उत्पादन यदि वृद्धि हो जाए, पूर्ति में वृद्धि हो जाए, अति मांग समाप्त होगी और इससे हमारा जो इन्फ्लेशन है या मुद्रास्फीति है उस पर चेक लगेगा, उस पर नियंत्रण लगेगा। इसी प्रकार से नई इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस, सरकार नए कर लगा सकती है। इससे क्या होगा, इससे भी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की चलन जो है वो कम हो जाएगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम हो जाएगी। मुद्रा की मात्रा कम होने से क्या होगा, मुद्रास्फीति कम होगी। वेज कंट्रोल कर सकती है सरकार। वेज कंट्रोल के अंतर्गत जैसे कि जो मजदूरी बढ़ने की प्रेरणा होती है, उन पर चेक लगा सकती है, राशनिंग कर सकती है। और इसी प्रकार से मेंटेनिंग सरप्लस, मुद्रास्फीति की अवस्था में घाटे के बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग ना करके सरप्लस के बजट बनाए, अर्थात व्यय कम करे और आय अधिक प्राप्त करे, उसे हम सरप्लस का बजट कहते हैं। इससे क्या होगा, कुल मिलाकर ऐसे उपाय करेगी जितने भी टूल्स हैं फिस्कल पॉलिसी के या फिस्कल मेजर्स के, चाहे वो पब्लिक एक्सपेंडिचर हो, पब्लिक डेट हो, टैक्सेशन हो, या आपका जैसे घाटे का बजट हो, हीन अर्थ प्रबंधन बोलते हैं उसको हम, तो इनमें इस प्रकार का परिवर्तन करेगी कि अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह से मुद्रा की मात्रा कम हो, चलन में मुद्रा की मात्रा कम हो, उत्पादन में वृद्धि हो या उत्पादन वृद्धि के परिणामों में वृद्धि हो, जिसके कारण अति मांग समाप्त होगी और इनकम जो आपका इनकम जनरेशन वो कम होगा, थोड़ा सा अति मांग कम होगी और इन्फ्लेशन पर चेक लगेगा। ये कुछ अदर मेजर्स हैं, इनकी बात कर लेते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं प्रोडक्शन बढ़े, इसके अंतर्गत भौतिक उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि कीमतों में नियंत्रण के लिए दुर्लभ साधनों की उचित व्यवस्था की जाए,
विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भौतिक उपायों के अंतर्गत कुछ आवश्यक वस्तुएं, जो अदर उपाय हैं उनके अंतर्गत क्या करते हैं, कुछ आवश्यक वस्तुओं की कीमत नियंत्रण करना, किसी उत्पादन की कीमतें निश्चित करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं का वितरण करना, राशनिंग जैसे दे रखा है, प्राइस कंट्रोल है, ये इंक्रीजिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, जो विदेशों से हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं उसको इंक्रीज करने के लिए कर सकते हैं। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट कम कर दें, एक्सपोर्ट कम करेंगे तो क्या होगा, जो वस्तुएं बाहर जा रही हैं वो अपने देश में यूज की जाएंगी, पूर्ति बढ़ जाएगी। सब्सिडी, उत्पादन बढ़ाने के लिए सब्सिडी का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का किया जाता है, रैशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस्तेमाल की जा सकती है। तो इनमें से जो प्रमुख हैं उसमें जैसे कि बात हम करें कीमत नियंत्रण की, विकासशील देशों में खाद्यान्न, चीनी, खाद्य तेलों, कपड़ा, सीमेंट, मिट्टी का तेल आदि जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जब इनकी पूर्ति की स्थिति कुछ सुधरती है तो ऐसी वस्तुओं पर कंट्रोल उठा लिए जाते हैं या आंशिक कंट्रोल रखे जाते हैं। कई देशों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए दोहरी कीमत नीति अपनाई जाती है, जिसके अनुसार क्या होगा, कमजोर वर्ग को आवश्यक वस्तुएं निश्चित कीमतों पर और निश्चित मात्रा में की जाती है, और दूसरे लोग जो होते हैं उन्हें अधिक दामों पर या अधिक कीमतों पर खुले बाजार में जितनी मात्रा हो चाहे, राशनिंग की ये वो है, कंट्रोल और प्राइस इसके अंतर्गत आता है। इसी प्रकार कृषि वस्तुओं की कीमतें निश्चित की जा सकती हैं। कृषि पदार्थों के संबंध में कीमत नीति का उद्देश्य एक तो यह है कि उत्पादकों को लाभकारी कीमत दी जाए ताकि वसूली सुगम हो, और दूसरा यह है कि जमाखोरी या सट्टे को समाप्त किया जाए ताकि कीमतें न बढ़ें। इसके अंतर्गत सरकार प्रमुख कृषि वस्तुएं जैसे गेहूं, धान, दाल, तेल, बीज, रुई, गन्ना, मोटा अनाज आदि का जो समर्थन मूल्य है, वसूली कीमतें निर्धारित की जाती हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार से हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशनिंग के अंतर्गत भी कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सरकार स्फीति को रोकती है। इस प्रणाली का उद्देश्य क्या होता है कि जो समाज के निम्न आय के वर्ग हैं उनको निश्चित कीमतों पर और निश्चित मात्राओं में कुछ चुनी हुई वस्तुएं उपलब्ध की जाती हैं, जैसे कि खाद्यान्न है, चीनी है, खाद्य तेल है, मिट्टी का तेल है, आजकल तो कपड़ा, आलू, प्याज, नमक, साबुन आदि भी वितरित किए जाते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अधिकृत जो परचूने दुकानें हैं या उपभोक्ता सहकारी स्टोर हैं या सुपर बाजार हैं वो शामिल किए जाते हैं। उनसे क्या होगा, उनसे वस्तुओं की कीमतों पर हम एक नियंत्रण रखते हैं, और जो गरीब लोग हैं या एक निम्न वर्ग के आय वर्ग के लोग हैं उनको वस्तुओं की पूर्ति सुगम होती है, और जो हैं जो आपके उच्च आय वर्ग है या उच्च मध्यम वर्ग है वो खुले बाजार से जितनी भी चाहे मात्रा खरीद सकता है। दूसरा, हम कुछ पूर्ति में वृद्धि, वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करने के भी उपाय अपनाते हैं। स्फीति को रोकने की नीति के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण उपाय यह भी है कि उत्पादन बढ़ाकर सुरक्षित भंडार संग्रह करके तथा आवश्यक वस्तुओं का आयात करके कृषि एवं औद्योगिक पदार्थों की पूर्ति बढ़ाई जाए। क्या होता है, विकासशील देशों में खाद्यान्न, नकदी एवं बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठाती है, जैसे कि बढ़िया बीज, उर्वरक आदि जैसे अधिक उपज देने वाले उपकरणों किस्मों का प्रसार करना, सिंचाई एवं जल प्रबंधन कार्यक्रमों का विस्तार करना, कृषि अनुसंधान, शिक्षा एवं विस्तार को बढ़ावा देना, छोटे एवं सीमांत जो किसान होते हैं उनकी सहायता करना, उनके लिए संस्थागत और संगठनात्मक व्यवस्था करना, ऋण देना उनको जिससे कि उत्पादन बढ़ सके। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि पशुपालन है, डेयरी उद्योग, मछली पालन आदि जो कृषि संबंधी क्रियाएं हैं इनका विविधीकरण करना। इसी प्रकार से हम औद्योगिक क्षेत्रों में भी निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन वृद्धि सुगम बनाने के लिए सरकार अन्य कदम उठा सकती है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण उपाय जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि मशीनरी पर आयात कर कम करना, आधुनिकीकरण के लिए आर्थिक सहायता देना, उत्पादन शुल्क कम करना, सब्सिडी देना उनको, उपकरणों और औद्योगिक कच्चे माल का उदारता से आयात करना, विदेशों से आयात किया जाए जो कच्चा माल है या उपकरण है या टेक्नोलॉजी है जिससे उत्पादन या वस्तु की पूर्ति
अल्पकाल में बढ़ सके, तेजी से बढ़ सके, और जो अति मांग है उसकी समस्या से निजात मिल सके। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि विदेशी सहयोग से आयात स्थानापन्न उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इस प्रकार से ये और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न, चीनी, मिट्टी का तेल, खाद्य पदार्थ, खाद्य तेल, ये वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाने के लिए भारतीय मात्रा में आयात करती है, ताकि जो घरेलू मांग है उसको पूरा किया सके। और यदि आयात होगा तो क्या होगा, वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति बढ़ जाएगी और अति मांग की समस्या को हम रोक सकते हैं। लेकिन ये अल्पकाल में ही हम कर सकते हैं, नहीं तो विदेशों पर हमारी निर्भरता बढ़ जाएगी। तो हमें ऐसे उपाय अपनाने चाहिए जिससे कि हम अपने देश में ही उत्पादन या वस्तु की पूर्ति बढ़ाएं और अति मांग को कंट्रोल करें। तो ये हमने जो मेजर्स पढ़े हैं, चाहे वो मॉनेटरी मेजर्स हैं या फिस्कल मेजर्स हैं या अदर्स मेजर्स हैं, इनमें विशेष तौर से हमने दो ही बात ध्यान में रखी है, या सरकार का या यही एक दो ही चीज़ों पर विशेष बल रहता है कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे बढ़े और अति मांग समाप्त हो। अति मांग समाप्त का मतलब क्या है? अति मांग समाप्त तब होगी जब हम वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाएंगे या अर्थव्यवस्था में मुद्रा का चलन जो है, मुद्रा की जो स्थिति है, मुद्रा की जो मात्रा है उसको कम किया जाएगा। मुद्रा अर्थव्यवस्था के जो निजी हाथों से निकलकर सरकारी हाथों में जाएगी, चाहे वो पब्लिक डेट के द्वारा जाए, चाहे वो टैक्सेशन के द्वारा जाए, और भी मेजर्स हैं उनके द्वारा जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे चेक करने के बहुत सारे फैक्टर हैं उनका हमने अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही। इसमें से कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।